जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आपके लिए आया हूं क्लास 10 के लिए। वो कौन सा है? केमिस्ट्री पार्ट 1 है क्लास 10 के लिए। एक्सरसाइज 2 अम्ल भस्म तथा लवण अर्थात एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहला सवाल, अम्ल क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्ल क्या है? व्हाट इज एसिड? आइए हम जानते हैं कि सदियों से अम्ल की परिभाषा और बेस की परिभाषा उसके गुणों के आधार पर, टेस्ट के आधार पर दी जा रही है। तो आइए पुनः उसी को देख लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन पहला है स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यही डेफिनेशन हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं और वही आज भी हम देख रहे हैं। आइए तो जरा सा स्वाद में खट्टा होता है तो हम लोग खट्टा चीज तो खाते ही हैं, जैसे नींबू। स्वाद में खट्टा तो होगा ही, एसिड है, स्वाद में खट्टा निश्चित होगा। दूसरा देख लीजिए, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसे जरा गौर कर लेते हैं, आखिर कैसे होता है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया अगर लोहा से कराई जाए, फेरस से कराई जाए, तो फेरस क्लोराइड में प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसका मतलब है कि धातु से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस का निकलना अति आवश्यक है अम्ल की प्रतिक्रिया में। आइए यहाँ पे देखिए, एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड की प्रतिक्रिया अगर फिर लोहा से कराते हैं धातु से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? फेरस एसीटेट प्राप्त होता है और हमें यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि एसिड जब भी धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निश्चित रूप से निकलेगा। अर्थात हम यह कल्पना कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलना मतलब वो एसिड है। तो एसिड और कौन कौन सा है आप जानते हैं? H2SO4, HNO3, HCl तो आप देख ही रहे हैं, H2CO3, ये सब एसिड हैं। आइए जरा सा भस्म की चर्चा करते हैं। भस्म क्या है? व्हाट इज बेस? तो बेस के बारे में दिया है कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा दूसरा है अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। HCl लिया हमने, NaOH लिया जो कि बेस है, और दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? NaCl जो एक लवण है और जल भी बना रहा है। इसका मतलब है कि ये उदासीन कर देता है। क्षार वह है, भस्म वह पदार्थ है जो एसिड को उदासीन कर देता है। आइए कुछ और क्षार देख लें। NaOH तो आप देख ही रहे हैं, KOH है, NH4OH। इसी प्रकार से बहुत सारे क्षार आपको मिलेंगे जो कि अम्ल को लवण में बदल देता है, अर्थात उसे निष्क्रिय कर देता है, उदासीन कर देता है। नोट कीजिए इसे। जरा एक इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। विद्युत अपघटय क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? आखिर ये क्या है? तो हम जानते हैं कि इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सभी अम्ल भस्म तथा लवण विद्युत का संचालन करते हैं, इसीलिए इसे विद्युत अपघटय कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। आखिर क्या होता है? ये क्यों विद्युत का संचालन करता है? विद्युत को यहां से वहां क्यों ट्रांसफर करता है? जरा गौर कीजिए। यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं जिसमें HCl एसिड डाल दिया है। अब क्या है कि हम कुंजी लगा दिए, स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा जलने लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे विद्युत का संचालन यहाँ से इधर और इधर से इधर संचालित हो रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी से जो विद्युत निकल रही है वो अलग अलग, देखिए यहाँ पे बैटरी का अलग अलग जो है, प्लस और माइनस अलग है, प्लस अलग है और माइनस अलग है, लेकिन यहाँ आकर के ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे का। इसका मतलब HCl विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड अलग है लेकिन यहाँ पे HCl हम डाल दिए हैं। आखिर क्या होता है, क्यों करता है ऐसा? आप जरा गौर कीजिए। HCl को आप क्या कर रहे थे पिछले क्लास में? अगर आप देखे होंगे पिछला वीडियो मेरा, तो आप वहां देखे होंगे कि HCl टूट जाता था HCl और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में। उसी तरह NaOH टूटता था Na प्लस OH माइनस में, NaCl टूटता था Na प्लस Cl माइनस में। इसका मतलब है कि यही इसी को आयनाइजेशन कहते हैं, आयनन कहते हैं। इसके चलते ही यहाँ विद्युत का ट्रांसफर हो रहा है। यही प्लस
माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ विद्युत का ट्रांसफर करते रहते हैं, अनवरत चलते रहता है, इसीलिए विद्युत का ये संचालक काम करता है। और ऐसे ही इसमें देखिए अक्सर हम लोग क्या डाल के रखते हैं, H2SO4, ये भी वही काम है, एसिड है, और यह भी बैटरी में विशेष करके यूज किया जाता है। यहाँ भी विद्युत का इसी तरह संचालन होता है, तो हमारे घर में आज बल्ब, टीवी, पंखा जो चलता है वो संचालक सेल से भी चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो विद्युत का संचालन करते ही नहीं है, जैसे अल्कोहल, जिसे आप शराब कहते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है विद्युत अनपघटय, अर्थात इसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा। बहुत ही रोचक बात है बच्चों, यही आयनन के कारण, इसी आयनन के आधार पर आर्हेनियस साहब ने अम्ल और भस्म की परिभाषा दी है। चलिए उसे देख लेते हैं, नोट कीजिए इसे। बच्चों, आर्हेनियस द्वारा दिए गए अम्ल की परिभाषा से पहले जरा सा आयनन के बारे में जान लेते हैं। आयनाइजेशन क्या है? आखिर देखिए, जल द्वारा विद्युत अपघटय को आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। जैसे आप NaCl, जैसे नमक को, एक चम्मच नमक को आप जो ही पानी में, एक गिलास पानी में, जल में डाल देते हैं, तो वहां पे Na अलग और Cl अलग, Na+Cl- में वो टूट जाता है। अर्थात यही क्रिया दूसरे में भी होती है, NaOH में भी होती है, HCl में भी होती है। NaOH में भी Na+OH- में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा। इसका मतलब है कि एसिड को या बेस हो या लवण हो, उसे जो ही जल में डालेंगे वो आयन में ही तोड़ देगा। इसी क्रिया को आयनाइजेशन या आयनन कहते हैं। आइए जरा सा देखते हैं, इसी के आधार पर हमारे आर्हेनियस साहब ने एक परिभाषा दिया अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में। पहले अम्ल के बारे में देख लीजिए। क्वेश्चन है कि आर्हेनियस द्वारा दिए गए अम्ल की परिभाषा को बताइए। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लिखिए कि अम्ल वह पदार्थ है, इनके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे आइए देखते हैं, आप अम्ल ले लीजिए, जरा सा इसको यहाँ घेर देते हैं क्योंकि ये अलग है, इसके बारे में जरा सा अलग कंसेप्ट हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए, अम्ल ले लिया हमने, HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड ले लिए, H2CO3, H3PO4, इस प्रकार से अम्ल लिए। लेकिन जल में जो ही डालेंगे तो HCl कहाँ टूटेगा? H+ और Cl- में। अब जरा गौर कीजिए, HNO3 में भी H को बाहर कीजिए तो निश्चित है एक हाइड्रोजन है तो H+ ही रहेगा और NO3 में ये टूटेगा। लेकिन चूंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसीलिए 2H+ और SO4- होगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उन वीडियो का लिंक हमने डाल दिया है, क्योंकि ये सब चीज बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं। आप जाके देखिए, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। आइए, एसिटिक एसिड को जब तोड़ेंगे आप तो हाइड्रोजन को इसको अलग कीजिए, इसीलिए H+ और क्या हो जाएगा? CH3COO-। यहाँ पे दो हाइड्रोजन को अलग करना होगा, अर्थात 2H+ और CO3 पे क्या कीजिएगा? माइनस। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन को तो 3H+ और PO4 पे माइनस। अर्थात इसी तरह से हम जल में जो ही डालते हैं इसको, इसी प्रकार से अलग हो जाता है। लेकिन आप समझिए कि क्या ये हाइड्रोजन आयन अलग में रहता है? क्या अकेले रहता है? नहीं, अकेले नहीं रहता है बच्चों, इसे ही हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। H3O+ को हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। जरा देखिए, जरा गौर कीजिए कि चूंकि यहाँ H+ टूटा हुआ है, H+ अलग है सबका, तो H+ है तो यहाँ जल में है, चूंकि जल ही विलयन है, जल में तो H+ है। लेकिन क्या ये H+ अलग रहेगा? तो रहेगा तो नहीं। तो क्या करेगा? चूंकि आप जानते हैं कि इसके आयतन कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन था और उस इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग कर दिया। H जो है, H इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद ये प्लस में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो इसको आप कह सकते हैं कि नाभिक में एक प्रोटॉन है, इसका मतलब ये प्रोटॉन आप इसको कहिए। और यहाँ पे देखिए, जल का अणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पहले देख चुके हैं, पिछला वीडियो में हम सबने किया है, हम सब जानते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के आयतन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु से दिखाए। देखिए एक बिंदु, इसका मतलब ये साझा किया हुआ था। लेकिन ये H+ जब विलयन में है, ये फ्री रूप से, तो ये जाकर के इसके साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेता है इस प्रकार से। ये H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को ये साझा महसूस करता है और इसके साथ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसका भी काम कर जाता है, इसका भी बैलेंस पूरा हो जाता है, अर्थात H3O बना लेता है, H3O+।
अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी जलीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन फ्री रूप से नहीं है, वो हाइड्रोजन जल के साथ मिलकर के और हाइड्रोनियम आयन भी बना लेते हैं। और यही कारण है कि इसी प्लस के कारण या माइनस के कारण हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, अभी अगला सवाल है, आर्हेनियस द्वारा दिए गए भस्म की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अम्ल की परिभाषा में क्या देखे कि H+ आयन छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि OH+ अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, अर्थात OH- देता है। जरा गौर कीजिए, NaOH को जो ही आप जल में डालेंगे तो क्या मिलेगा, Na+ और प्लस में OH-। फिर आप KOH को डालिएगा तो K+ OH-। NH4OH को डालिएगा तो NH4+ और OH-। यहां देखिए Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डालिएगा जल में तो क्या होगा, Ca++। और चूंकि 2 है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 है, इसीलिए 2OH-। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल के विलयन में जो ही हम जल में डालते हैं इन सब भस्म को, तो हमें OH- आयन प्राप्त होता है। इसीलिए आर्हेनियस साहब ने इसे भस्म कहा। तो ये सब भस्म कहलाया। लेकिन गौर करने की बात है कि जल में विलय भस्म को ही क्षार कहते हैं। कभी कभी हम लोग क्षार कंफ्यूजन में बोल देते हैं, लेकिन गौर कीजिए कि जब तक ये बाहर में है, जल में नहीं है, तब तक ये भस्म है, बेस है। लेकिन जो ही इसे हम जल में विलय कर देते हैं, जल में घोल देते हैं, तो ये क्षार बन जाता है। अर्थात जल में विलय जो भस्म है उसी को क्षार कहते हैं। नोट कीजिए इसे। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके पहले कि मैं वीडियो को क्लोज करूं, मैं 3 सवाल आपके लिए देने जा रहा हूं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरे पिछला वीडियो आप देखते होंगे, ये ट्रिगोमेट्री का सवाल है तो आप जरूर जानते होंगे। चलिए 3 सवाल देखिए आपके लिए। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, आपको लिखना है, जवाब देना है। और sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आपको जवाब देना है। sec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर कितना होता है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो चलिए बच्चों, नए वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत। बच्चों हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी। तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर